अस्सलाम वालेकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवलेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ख्वाहिशों की बेरंग तितलियां, फरहाद ताहिर कुरैशी की बहुत ही खूबसूरत काविश है। उम्मीद करती हूँ कि ये नोवेल आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नोवेल आप लोगों को पसंद आए तो नोवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले न्यू नॉवेल की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते और नॉवेल की जानिब चलते हैं। आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया? चुटकी में पकड़े पान को मुंह में मुंतकिल करते हुए शकीला खाला ने इससे पूछा था। मुझे अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश है खाला। बस इसी सिलसिले में आपकी जरूरत आन पड़ी है। तुम किस तरह की लड़की चाहती हो? इसने वजह बयान की तो खाला ने इससे पूछा, जो खूबसूरत भी हो और खूबसीरत भी। इसने फौरन अपनी डिमांड बता दी। खूबसूरत और खूबसीरत, इसके लफ्जों को दोहराते हुए वो मजीद सवाल करने पर आमादा हुई। और बदले में क्या दोगी? ऐसा कहते इनकी आंखों पर बड़ी मायने सी चमक उभरी थी। इस बात की फिक्र मत करे खाला, जो भी आप मांगेंगी वही आपको मिलेगा। इसने तसल्ली भरे अंदाज में इनका हाथ दबाकर गोया उनको तसल्ली दी थी। ठीक है, मेरी नजर में लड़कियां तो बहुत हैं, इन्हीं में से तुम्हें कुछ दिखा दूंगी। बस तुम जरा तफसील से बताओ तुम्हें किस तरह की लड़की दरकार है। पान को दांतों तले को चलते हुए उन्होंने जानना चाहा, लड़की किस तरह की हो। नाहिद ने आंखें सुखेड़कर नदीदा लड़की को देखने की कोशिश की। इससे पहले कि वो इस नदीदा लड़की का खाका पेश करती, जिशान सामने के कमरे से बाहर आता दिखाई दिया। लड़की ऐसी हो जो गूंगी होने के साथ साथ बहरी भी हो। बस शर्त यह है कि इसके हाथ पांव सलामत हो। इसका अंदाज खासा संजीदा था। खाला ने बड़े अचंभे से इसकी तरफ देखा था। लड़के बावला हुआ है क्या? गूंगी बहरी लड़की के साथ तेरा क्या जोड़ बनेगा? तोड़ी पर उंगली रखे उन्होंने पूछा था। इन्हें लगा वो मुकम्मल संजीदा है। ऐसी लड़की तेरे किस काम आएगी भला? वो मेरे बहुत काम आएगी खाला, इसी अंदाज में कहता वो माँ के बराबर में आ बैठा था। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने इसे सामिया इसकी सिम देखा। वो इस तरह की गूंगी और बहरी होने की वजह से ना तो वो बोल सकेगी ना सुन सकेगी। इस तरह सास और बहू वाले तमाम झगड़ों से बचत हो जाएगी और हमारा घर अमन का गहवारा बना रहेगा। यानी कि रावी हर तरह से चैन ही चैन लिखेगा। अपनी शरारती मुस्कुराहट को लबों में दबाए इसने मसनूई संजीदगी से वजाहत पेश की थी, जिसे सुनकर नाहिद की हंसी छूटी थी, जबकि शकीला खाला ने नाक चढ़ा ली थी। लड़के मुझसे मखौल करता है, अगर मैंने बुरा मना लिया तो बहुत पछताएगा। उगलदान में थूक कर उन्होंने उंगली की मदद से होंठों के किनारे साफ किए। मैं और आपसे मखौल? कैसी बातें करती हैं खाला? इसने फौरन कानों को हाथ लगाया था। इस बार इसकी हरकत पर खुद खाला भी मुस्कुरा दी। जब नाहिद ने प्यार भरी नजरों से इसे देखते हुए इनसे कहा, खाला इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। आप मुझे इसके जोड़ की बहुत प्यारी सी लड़की दिखाएं, जो सूरत के साथ बेहतरीन सीरत की भी मालिक हो। इसने एक बार फिर अपनी डिमांड बताई। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चली चलो, मैं तुम्हें कुछ लड़कियां दिखा दूंगी, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए बता देना, फिर आगे के मामला देख लेंगे। शकीला खाला का तो काम ही यही था। वो अब तक ना जाने कितने लड़के लड़कियों की शादियां करवा चुकी थी। इसकी मुश्किल भी चुटकियों में हल कर दी। बहुत शुक्रिया खाला। अब मुझे आपके साथ कब चलना है? नाहिद खुश होकर बोली। जब तुम जाना चाहोगी मैं साथ चल पड़ूंगी, उन्होंने जवाब दिया। तो नाहिद इनके साथ अपना प्रोग्राम सेट करने लगी तो जिशान फर्श फ्रेश होने के लिए वहां से उठ गया। अगले रोज नाहिद शकीला खाला के साथ लड़की देखने की मुहिम पर घर से निकल पड़ी। खाला सबसे पहले इसे इन्हीं की बरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़की के घर ले आई थी, और इस वक्त वो इनके घर के एक छोटे से कमरे में बैठी थी। कमरा इतना छोटा था कि बमुश्किल इसमें एक तरफ को छोटी सी मसेरी रखी थी, जिसकी निचली तरफ थोड़ी सी बाकी बची जगह पर डबल सोफा रखा था, जिस पर इस वक्त वो दोनों बराजमान थे। इतने सामान के बाद कमरे में बस इतनी सी जगह बची थी कि वहाँ दो तीन अफराद खड़े हो सकते थे। सामने दीवार पर बने रेक पर दो गुलदान रखे थे, जिनके दरमियान दरमियानी साइज का शीशा भी रखा हुआ था। दाएं तरफ की दीवार पर अल्लाह मोहब्बत के नाम वाले खूबसूरत फ्रेम लगे थे। कमरा छोटा जरूर था, मगर नफासत और सफाई का खास ख्याल रखा गया था। मसेरी की बेशकन सफेद चादर को देखते हुए नाहिद खासी खुश हो दिखाई दे रही थी। जिस तरह सफाई का ख्याल रखा गया है खाला,
लगता है लड़की बड़ी सलीकामंद है। हाँ नाहिद, मैं इन बच्चियों को जाती तौर पर जानती हूँ। गरीब है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, मगर सलीकामंद और नफासत तो इन सब में कूट कूट कर भरी है। तुम्हें घरेलू लड़की चाहिए थी ना, इसी वास्ते मैं सबसे पहले तुम्हें इस घर में लाई हूँ। वो इनकी तारीफ में रुतबुल लिसान थी। जब कमरे में लड़की की वालिदा दाखिल हुई, वो दोनों बैक वक्त इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। आओ नफीसा, कहाँ ले गई थी जो इसका दर इंतजार करवाया? खाला ने पूछा। माफ करना खाला, आप लोगों को जहमत उठाना पड़ी। दरअसल मैं एक जरूरी काम से हमसाई के घर गई हुई थी। बच्चियों ने अभी इतला दी तो मैं फौरन चली आई। खैर आप बताएं, कैसी हैं आप? माजूद खाना अंदाज में कहते उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की थी। हम खैरियत से हैं, तुम इनसे मिलो, ये नाहिद हैं और तुम्हारी रजिया को देखने की खातिर आई हैं। इसे जवाब देते हुए उन्होंने अपने आने की वजह भी बता दी। नफीसा इनकी आमद का मकसद समझ तो गई थी, मगर उनके मुंह से सुनकर मजीद खुश हो गई। बहन, आपका लड़का क्या करता है? नाहिद की तरफ से मुतवज्जह होती वो बात का आगाज करते हुए वो बोली, एक बेटी की माँ होने के नाते इनका इस तरह पूछगिछ करने का हक बनता था। मेरा बेटा अपने चचा के साथ गारमेंट्स का काम करता है। कैंट बाजार में हमारी अपनी दुकान है। नाहिद ने इनके सवाल का जवाब दिया। अच्छा, उन्होंने सर हिलाकर मुख्तसरन कहा, जबकि नजर शकीला खाला की तरफ उठाई, जिसका मफहूम समझकर उन्होंने कहा, नफीसा लड़का अच्छा है, कमाऊ है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसे। काफी हंसूर और खुश इखलाक बच्चा है, बड़ों का अदब करना जानता है, अच्छे चाल चलन का मालिक है, तुम्हारी बेटी को हर तरह से खुश रखेगा। मुझ पर भरोसा है तो इस तरफ से मुतमईन हो जाओ, और इसके अलावा भी अगर कुछ भी पूछगछ करवाना हो तो करवा सकती हो। खाला ने अपनी तरफ से इनकी तसल्ली करना चाहिए ताकि इनकी फिक्र खत्म हो जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। नफीसा खाला के मुंह से जिशान के मुतालिक इतनी तारीफें सुनकर वो मुतमईन हो गई थी। जब भी मुस्कुराकर बोली, ऐसी बात मत करें खाला, आपकी बात पर 100% यकीन है मुझे। वो बस लड़की की माँ हूं ना, इसीलिए इस तरह कह दिया। आप बुरा मत मनाइएगा। बुरा मनाने की तो कोई बात ही नहीं है बहन, ये तो आपका हक है, आप मजीद मालूमात भी ले सकती हैं। नाहिद ने कहकर खाला की तरफ देखा। आप अब बस मुझे अपनी लड़की से मिला दें। नाहिद बोली, हाँ जरूर, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। कहने के साथ वो उठी और कमरे से निकल गई। खाला इनके जाने के बाद नाहिद को इन लोगों के मुतालिक मजीद मालूमात से नवाजने लगी। जब जरा देर बाद एक लड़की ट्रे हाथों में लिए अंदर दाखिल हुई। नाहिद पुरशौक निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। लड़की ने मुस्कुराकर ट्रेन के सामने रखी, छोटी मेज पे रखी और खुद उनके सामने बैठकर टिक सी गई थी। कैसी हो रायमा बेटी? खाला ने आने वाली से हाल दरियाफ्त किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? वो जवाब दे रही थी, जबकि नाहिद खाला के मुंह से रायमा का नाम सुनकर जरा सी मुरझा गई थी। इसे लगा वही इनकी मतलूबा लड़की है। रायमा अच्छी खासी खुश शक्ल और स्मार्ट लड़की थी। पहली नजर में ही वो इसे अच्छी लगी थी। जब भी इसने पुरशौक निगाहों से इसका जायजा लिया था, इसकी बहन भी यकीनन इसी के जैसे होगी। इसने खुद को तसल्ली दी थी। आपकी बहन कहाँ रह गई? इसने पूछा। वो कहने लगी, आंटी जी, रजिया भी आ रही है। इसी वक्त रजिया अपने माँ के साथ अंदर दाखिल हुई। इसके हाथों में ट्रे थी जिसमें निमको और बिस्किट से भरी प्लेटें रखी थी। इसने आगे बढ़कर सलाम किया और ट्रेन के सामने रखकर अपनी माँ के बराबर में खड़ी हो गई। नाहिद ने तोलती निगाहों से इसका मुआयना किया। एकदम ही इसका शौक का वो आलम बिल्कुल खत्म हो गया जो जरा देर पहले रायमा को देखकर बेदार हुआ था। रजिया रायमा के बिल्कुल ही उलट थी। वो अगर सुबह थी तो वो रात की मानंद थी। छोटे कद और बड़े बड़े जिस्म के साथ सांवली रंगत वाली रजिया इसे अपने जिशान के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इससे मायूस होकर इसने अपनी नजर दोबारा रायमा की तरफ मबजूल की थी, जो अब रजिया के साथ माँ के बराबर में बैठी थी। इसने दूसरी नजर खाला की तरफ की, जो नफीसा के साथ मौए कलाम थी। इसने अपनी तवज्जो का रुख भी इनकी तरफ मोड़ दिया और खुद भी इनके साथ बातों में शरीक हो गई। इन तीनों को आपस में मसरूफ देखकर रायमा और रजिया दोनों ही कमरे से चली गई। नफीसा बहन, बच्चियां तो मुझे आपकी दोनों ही बहुत पसंद आई हैं, मगर रायमा मुझे ज्यादा पसंद आई है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप रायमा को मेरी बेटी बना दें। बातों के दौरान जब इनकी तवज्जो इस ने अपनी तरफ देखी तो सहूलत से अपना जवाब सवाल इनके सामने रख दिया। संजीदा सी नफीसा मजीद संजीदा हो गई। माफी चाहती हूँ बहन, मेरी रायमा की निस्बत इसकी खाला के बेटे के साथ शुरू से ही तय है, और ये बात शकीला खाला खुद भी जानती है। मुझे बस रजिया के रिश्ते की तलाश है, जो अगर मिल जाए तो हम दोनों के साथ शादियां कर देंगे। नाहिद ने एक तरह से इनके सामने रजिया को रद्द ही कर दिया था। इसे जितना भी अफसोस होता कम था, मगर वो इसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। इसीलिए माजूर खाना अंदाज में इससे मुखातिब हुई, अल्लाह रजिया के नसीब को बुलंद करे। जो अगर मेरे बेटे के साथ इसका जोड़ होता तो मुझे इसको अपनी बेटी बनाकर बहुत खुशी होती।
शकीला खाला बिल्कुल चुप थी और नाहिद को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह के अल्फाज अदा करें जिससे वो इसके रिश्ते से इनकार भी कर दे और इनका दिल भी ना दुखे। कोई बात नहीं, नफीसा ने हंसकर कहा। इस समय इनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें बेबसी खूब नुमाया थी। वो मजीद कुछ भी न कह सकी। अब इनके वहां बैठे रहने का कोई मकसद नहीं बचा था, इसलिए इनसे इजाजत लेकर अलविदाई सलाम करती वो खाला के साथ इनके घर से निकल गई। आज वो अपने पुराने ट्रंक में से कपड़ों का ढेर निकाले, इसे अपने गिर्द फैलाए हर हर कपड़े का मुआयना कर रही थी जब जीशान इसकी तरफ आया। अम्मी, ये इतने सारे कपड़े किसके हैं? ये सब तेरी दुल्हन के लिए हैं। मसरूफ से अंदाज में नाहिद ने इसके सवाल का जवाब दिया। मगर ये सब आपने कहाँ छुपा रखे थे? इसके अंदाज में हद दर्जा हैरत नुमाया थी, जो बिल्कुल बजा थी, क्योंकि आज से पहले इसने कभी इन कपड़ों को नहीं देखा था। वो नहीं जानता था कि इसकी माँ ने इसकी दुल्हन के लिए सब बिल्कुल इसी तरह जमा किया था जिस तरह किसी लड़की की अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान जमा करती है। हाँ, ये सब तेरी दुल्हन के लिए है। मैं जब जब बाजार जाती थी कोई ना कोई जोड़ा खरीद लाया करती थी। अच्छा, जरा देख कर बताओ ये कैसे हैं? सूटों के ढेर में से चंद सूट उठाकर इसने इसके सामने रखे और इससे खामिया निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। सूट तो ये सब बहुत प्यारे हैं माँ। वो इसी ढेर के ऊपर नीम दराज हो गया, फिर शरारत से छेड़ने लगा। वैसे अम्मी, जिस चाव और मान के साथ आप इस मोहतरमा के लिए ये सूट खरीद कर लाई हैं, जो अगर वो इन सूटों में अच्छी ना लगी तो ऐसी ही प्यारी नहीं लगेगी। मैं ढूंढ कर ऐसी बहू लाऊंगी जो इन कपड़ों में और तुम्हारे साथ खड़ी प्यारी लगेगी, बिल्कुल तेरे जोड़ की। इसके लफ्जों में मीठी सी मिठास और आंखों में मीठे से जज्बे लो देने लगे थे। वो लेटे से उठ बैठा। अच्छा, अगर वो प्यारी बहू लड़ाई करने वाली हो तो? वो न जाने इस तरह के सवाल क्यों कर रहा था। वो लड़ाई क्यों करेगी बेटा? इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा तीसरा है ही कौन जिससे झगड़ा होगा? तुम इसके शोहर होगे और मेरी तो वो बेटी होगी। फिर ऐसे में लड़ाई का सवाल कहाँ से पैदा होगा? वो मुतबस्सम सी इससे लाजवाब कर गई। और अगर फिर भी इसने झगड़ा किया फिर तो तुम होगे ना मेरे साथ? तुम इसे समझा देना। इसके लहजे में ममता का बहुत सामान उतर आया था। मेरी प्यारी अम्मा। वो लाड इससे लिपट गया था। नाहिद की कुल कायनात इसका बेटा जीशान था। शादी के 2 साल बाद जीशान पैदा हुआ तो इसका बाप चल बसा था। तब इसके चचा ने इनका बहुत ख्याल रखा। दिलशाद के छोटे कारोबार को सफूत संभाला और ईमानदारी से इनका हिस्सा इन्हें देता रहा। अब जब जीशान समझदार हुआ तो इसने भी इस अपने साथ लगा लिया। घर भी दिलशाद अपनी जिंदगी में ही बना गया था। खुद इसकी कमी के अलावा जिंदगी में सुकून की फरावानी थी। जीशान बड़ा हुआ तो नाहिद के दिल में इसकी शादी का अरमान जाग उठा था। यही वजह थी कि आजकल वो बड़ी संजीदगी से बहू ढूंढ मुहिम में जुटी हुई थी। शकीला खाला अब तक इसे बहुत सारी लड़कियां दिखा चुकी थी, मगर इनमें से कोई भी लड़की इसे पसंद नहीं आई। हर लड़की में कोई ना कोई खामी निकाल कर वो इन्हें रद्द कर देती। न जाने इसको किस तरह की लड़की की तलाश थी जो सादा और बेहतरीन लड़कियों को भी रद्द किए जा रही थी। खाला खुद को इस तरह की लड़कियां रद्द करते देखकर बुरी तरह जज हो चुकी थी। यही वजह थी कि आज जब वो इसको लड़की दिखाने लाई तो इसे जता दिया, देखो नाहिद, तुम जिस रफ्तार से लड़कियों को रद्द किए जा रही हो तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। तुमने जो भी सोचा है, मगर मुझे ये सख्त बुरा लगता है, क्योंकि हम अगर किसी के घर जाते हैं तो जरा देर के लिए सही, मगर इस लड़की के दिल में आस उम्मीद के दीप जल उठते हैं। और फिर ऐसे में तुम जो इनकार करके चलती बनती हो तो सोचो उनके दिलों में क्या गुजरती होगी। बस अब मैं बताए दे रही हूँ कि आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से आखिरी लड़की दिखाने लाई हूँ। ये अगर तुम्हें पसंद आ जाती है तो ठीक, वरना आज के बाद मैं तुम्हें कोई लड़की नहीं दिखाऊंगी। फिर तुम खुद ही अपना कोई और बंदोबस्त कर लेना। आज खाला ने हतमी बात कर ही ली। अब तुम्हारी किस्मत है कि आज भी तुम्हारी तलाश खत्म होती है या नहीं। खाला ने तो सारे दिनों की कसर निकालते हुए इसे अच्छा खासा लताड़ कर रख दिया था, मगर वो खंदा पेशानी से मुस्कुराकर इनकी डांट सुनती रही। खाला, आप नाराज मत हो, मुझे आपकी बातों से इख्तिलाफ नहीं है, मगर मैं क्या करूं, इन तमाम लड़कियों में से कोई भी जीशान के जोड़ की नहीं लगी थी। वो बोली, ए बीबी, इतना भी मत कहो, तुम्हारा बेटा कहीं का गुलफाम नहीं लगा हुआ जो इसके लिए शहजादी तलाश जाए। हर कोई मुकम्मल नहीं हुआ करता, एक आध कमी तो जरूर हुआ करती है। तुम्हें भी इस कमी से समझौता करना पड़ेगा, वरना जिस रफ्तार से तुम इनकार करती आ रही हो, मुझे लगता है ऐसे में तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आएगी। खाला इसकी तरफ काफी भरे दिखाई दी थी। एक बार फिर इसे झाड़ के रख दिया। वो कुछ कह भी नहीं सकी थी कि इसी पल कमरे में 4 लड़कियां दाखिल हुई तो वो इन दोनों ही की तरफ मुतवज्जा हो गई। इतनी सारी लड़कियां! एक पल को इसे लगा कि खाला इसे किसी मैरिज ब्यूरो में ले आई हैं। तभी इसने हैरान होकर अपनी तरफ
नजर दौड़ाई कमरे में। घर की सेटिंग्स देखकर इसे तसल्ली हुई तो इसने एक बार फिर इन लड़कियों की तरफ दे नजर की। इस बार इसकी नजर खूब जांचती हुई थी। चारों लड़कियां एक से बढ़कर एक थी। इनमें से कौन सी मेरे बेटे के लिए हो सकती है? वो एक बार फिर सोच में पड़ गई। लड़कियों, तुम्हारी अम्मी और वो तहरीम कहाँ है? खाला ने इसकी सोच को ताए ज्यादा दूर उड़ने नहीं दिया था। वो इनकी आवाज सुनकर इनकी तरफ मुतवज्जह हुई। तब खाला इन लड़कियों का तारुफ इससे कराते हुए गोया हुई, नाहिद ये तहरीम की छोटी बहनें हैं। इतनी सारी बहनें? मेरा जिशान तो इनसे रिश्तेदारियां निभाता ही आधा रह जाएगा। खाला की बात सुनकर इसके दिल से एकदम ही सदा बुलंद हुई। जिससे बेखबर खाला दोबारा से इन लड़कियों से सवाल कर रही थी। हाँ लड़कियों, तुम बताओ तुम्हारी माँ किधर है? खाला जी, अम्मी नमाज अदा कर रही हैं, अभी आती होंगी, इनमें से एक ने जवाब दिया। अच्छा, खाला ने हुंकारा भरा, फिर इनसे कुछ और बातें की और इस दौरान वो बिल्कुल चुप बैठी रही थी। कुछ देर बाद वो चारों वहां से चली गई तो खाला दोबारा से इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। ये सब तहरीम से छोटी हैं, एक बहन और भी है जो तहरीम से बड़ी है और शादीशुदा है। तहरीम दूसरे नंबर पर है। इस रिश्ते में तुम्हारे लिए आसानी ये है कि अगर तुम तहरीम के अलावा इन चारों में से किसी को पसंद करती हो तो भी इन लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। ये बड़ी से पहले छोटी की शादी करने के लिए भी राजी हो जाएंगे। पर खाला, बच्चियां तो ये भी अच्छी थी, मगर मैं तहरीम को भी देखना चाहती हूँ। इसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो खाला ने कहा, अगर तुम्हें ये पसंद आ गई तो फिर तहरीम भी पसंद आ जाएगी। आ जाए तो देख लेना इसे भी। खाला ने जिस अंदाज में कहा, इसके लबों पर बड़ी बेसाख्ता सी मुस्कुराहट उमड़ आई थी, जिससे इसने बमुश्किल दांतों तले दबा लिया, वरना जो अगर खाला की नजर पड़ जाती तो इनका खफा हो जाना मुमकिन था। कुछ और इंतजार के बाद तहरीम अपनी माँ के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। नाहिद की नजर जो सामने उठी तो उठी की उठी ही रह गई। इसकी नजरों के सामने हुस्न जमाल का मुकम्मल पैकर खड़ा था। वो तो जैसे पलक तक झपकना भूल गई थी। तहरीम सलीके से दुपट्टा ओढ़े, धीमे सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए, मुकम्मल एतमाद के साथ इनके सामने खड़ी थी। गुलाबी मैदा सी रंगत, गुलाबी पंखड़ी से लब, उभरे हुए रुखसार, सतवा छोटी सी नाक, रोशन पेशानी और सबसे बढ़कर इसके दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट। नहीं तो जैसे चारों शाने चित हुई थी। वो इसके दिल को इस तरह बुरी तरह भाई कि इसने बेसाख्ता उठकर इसे गले से लगाकर खाला से कहा, बस खाला, मेरी तलाश खत्म हुई। यही है वो हीरा जिसकी मुझे तलाश थी। इतनी भी क्या जल्दी है नाहिद, थोड़ा सब्र रखो, सोचने और परखने का कुछ वक्त तो लो, फिर कोई फैसला कर लेना। शकीला खाला ने इसका इस कदर उतावलापन देखकर कुछ मुस्कुराकर उचंबे से कहा था। इनका इशारा जिस तरफ था वो समझ रही थी। जब भी मुस्कुराकर दोबारा अपनी जगह पर बैठी और बोली, सोचना और परखना कैसा खाला, बस मेरे दिल ने अपना फैसला सुना दिया। तेरी भी मेरी बहू बनेगी। वारी सदके जाते इसने हाथ बढ़ाकर पास खड़ी तेरीम को अपने बराबर बिठा लिया। तेरीम अब भी इसी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। शायद वो इस हकीकत से खूब वाकिफ थी कि इसे रद्द किया ही नहीं जा सकता। और हुआ भी ऐसा ही था। नाहिद की पसंदीदगी के बाद इस रिश्ते की कबूलियत के साथ शादी तक के तमाम मराहिल भी बहुत तेजी से तय हुए पाए थे। आज जिशान और तहरीम की शादी थी। नाहिद हद दर्जा खुश थी। मनचाही बहू को घर ले आने की खुशी में इसने शकीला खाला को बतौर इनाम सोने की बालियों से नवाजा था। आखिर को तहरीम जैसी लड़की ढूंढ कर देना इनका बहुत बड़ा हाथ था। रुखसती के बाद वो बड़े चाव और मोहब्बत के साथ तहरीम को अपने घर ले आई थी। रस्म की अदायगी के बाद इसने तहरीम को जिशान के कमरे में पहुंचा दिया और खुद बाहर आकर जिशान को इसके कमरे में जाने को कहा और खुद अपने कमरे में आ गई, जहां इसे आए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी जब वो जोश से जिशान इसके पास आया और दोनों हाथों से पकड़कर इसे घुमा डाला। अम्मी, प्यारी अम्मी, मेरी दुल्हन इतनी खूबसूरत चुनकर लाई हैं आप। खुशी के मारे इसकी बातें खिली जा रही थी। नाहिद जोर से हंसती थी। अरे लड़के, बावला हुआ है क्या? इस तरह घुमा कर मेरी बूढ़ी हड्डियों को तोड़ना है? फिर इसने लाड से इसकी पेशानी पर बोसा दिया। जितना खूबसूरत मेरा बेटा है, इतनी खूबसूरत तो लड़की लानी थी ना मुझे। तुम ये बताओ, तुम्हें दुल्हन पसंद आई? इसने इश्तियाक से पूछा। बहुत ज्यादा माँ, वो लाड से इससे लिपट गया। अच्छा, अब बस अपने कमरे में जाओ। इस तरह बहू को अकेला छोड़ आए हो। वो ख्वाह मख्वाह परेशान हो रही होगी। इसके एहसास दिलाने पर वो सर झुकाता वहां से निकल गया तो नाहिद भी खुशी के एहसास तले दबी शुक्राने की नफल अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ी हो गई। तकदीर और वक्त दोनों अपनी चाल अपने हिसाब से चला करते हैं। ये लाजिम नहीं होता कि तकदीर वक्त के साथ समझौता करके हर ख्वाब को ताबीर बख्शे। कुछ ख्वाब ऐसा भी होते हैं जो अधूरे से शर्मिंदा ताबीर रह जाते हैं। इसके बावजूद भी इंसान ख्वाबों की तवील फहरिस्त को अपनी ख्वाहिशों में जगह दिए जाते हैं। नाहिद ने भी बहू के हवाले से बहुत से हसीन सपनों को देख रखा था,
जिन की ताबीर की आरज़ू में वो बड़ी मगन थी, तकदीर की अगली चाल से बिल्कुल अनजान थी। ज़ीशान और तहरीम की शादी को 15 दिन गुजर चुके थे। दावतों के तमाम सिलसिले और शादी की तमाम रसूमात अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। आज इन दोनों का दिन घर में नाहिद के साथ गुजरने वाला था। इसी वजह से वो खासी खुश थी। चूंकि वो सुबह खेजी की आदी थी, तो अपनी आदत के मुताबिक वो सुबह सवेरे उठी, नमाज अदा की, तिलावत कुरान पाक से फारिग होकर इसने आंगन में शोर मचाती चिड़ियों को दाना डाला और फिर तस्बीह हाथ में ली अपनी मखसूस जगह पर बैठकर दुरूद पाक का विर्द करने लगी। ज़ीशान की शादी से पहले इसका ये विर्द इस वक्त तक जारी रहा करता था जब तक ज़ीशान बेदार ना हो जाया करता था। फिर जब वो बेदार हो जाता तो वो तस्बीह रख कर इसके लिए नाश्ता तैयार करती। वो फ्रेश होकर इसके पास चला आता तो दोनों माँ बेटे मिलकर नाश्ता किया करते थे। मामूल के मुताबिक इसने आज भी वही सब किया और अब बेटे के साथ साथ बहू की भी मुंतजिर थी। अमूमन ज़ीशान सुबह 8 बजे उठ जाया करते थी, मगर आज तो 9 बजने के बावजूद ही सो रहा था। इसका इंतजार मजीद बढ़ता ही गया। इसने सर घुमाकर इसके कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा जो हनूज बंद था। इसकी निगाह एक बार फिर मायूस सी पलट आई। वो उम्र के जिस हिस्से में थी, इसमें ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद वो बड़े तहम्मुल से बहू और बेटे की नींद खुलने के इंतजार में, इनके साथ नाश्ता करने की ख्वाहिश में भूखी बैठी थी। मगर इसका इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। घड़ी की सुइयां 9 से 10 पर चली आई थी। इंतजार खौफ में बदलने लगा और इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तो उठी और इनके कमरे के दरवाजे तक चली आई। अभी दस्तक देने को इसका हाथ उठा ही था कि दिमाग ने फौरन सर्जनश की, बच्चों की नींद खराब मत करो, जब नींद पूरी हो जाएगी तो उठ जाएंगे। मगर दिल ने फौरन दिमाग को झटक दिया, इनको नींद ज्यादा प्यारी है और मैं जो उनके इंतजार में भूखी बैठी हूँ, तो फिर तुम कुछ खा लो। दिमाग का मशवरा फौरन हाजिर हुआ था। इसने जरा देर को गौर किया, फिर इनकार में सर हिलाया। हरगिज भी नहीं, मैंने कभी ज़ीशान के बगैर कुछ नहीं खाया, हमेशा इसके साथ खाया, आज भी इसी के साथ ही खाऊंगी। इसने सर झटका और ख्यालात के रद के मजीद बहकने से पहले दरवाजे को बजा ही डाला। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार की आधी दस्तक के बाद ज़ीशान जमाई रोकता दरवाजा खोले, नींद से भरी आंखों के साथ इसके सामने खड़ा था। इसकी पेशानी पर नागवारी की सिलवटें उभर आई थी। ज़ीशान, इतना सोकर भी नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? मैं कब से तुम दोनों के इंतजार में भूखी बैठी हूँ। भूख से बेहाल दिमाग के पढ़ाई सबक ने फौरन इसके लहजे में शिकवे के साथ साथ गुस्सा में पैदा कर दिया था। ओ अम्मी, आपको इतने इंतजार के बजाय नाश्ता कर लेना चाहिए था। नहा कितनी देर भूख बर्दाश्त की आपने। इनकी बात ने पल भर में इसे शर्मिंदा कर दिया था। ज़ीशान, इसने हैरत से इसकी तरफ देखा। इतने से दिनों में भूल गए कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ खाती हूँ? फिर आज कैसे नाश्ता कर लेती? वो नरोटेपन से बोली। मैं भूला नहीं हूँ अम्मी, आप ही के ख्याल से ऐसा कह रहा हूँ। सॉरी, थकावट इतनी ज्यादा थी, शायद इसीलिए इतनी देर तक सोता रहा। इसने वजाहत पेश कर दी। जैसे दरखूर इत्मीनान जाकर नाहिद ने इसकी साइड से अंदर कमरे में नजर करते हुए कहा, तहरीम उठ गई या वो अभी तक सो रही? वो उठ गई है अम्मी, बस हम फ्रेश होकर अभी आते हैं। इसके अंदाज में माँ के लिए एहतराम था, मगर आज की इनकी इस हरकत ने इसका दिल जरा खराब कर दिया था। इसके खराब मूड के साथ वो वहां से पलट आई। इसके बाद मजीद चंद मिनटों के इंतजार के बाद वो दोनों नाश्ते की टेबल पर पहुंचे, जहां नाहिद नाश्ता सजाए इन दोनों की मुंतजिर थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, बेपरवाह से अंदाज में सलाम करती वो ज़ीशान के बराबर वाली कुर्सी पर बराजमान हो गई। वालेकुम सलाम। न जाने क्यों इसका अंदाज इसे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ था। इसने कुछ गौर से इसकी तरफ देखा। वो मजीद कह रही थी, ज़ीशान बता रहे थे कि आप हमारे इंतजार में अभी तक भूखी बैठी हैं। हाँ, इसने जवाबन मुख्तसरन कहा, जिस पर वो फौरन बोली, ये तो गलत बात है आंटी जी, इस उम्र में आपका इतनी देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है, आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था। इसे हमदर्दी के साथ साथ अपने मशवरे से भी नवाजा था। चंद दिन की नई नवेली दुल्हन के मशवरे पर इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो इत्मीनान से बेटी अपनी वही जेर कर देने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुस्कुरा रही थी। इसके दिल में एकदम ही वसवसों के नाग ने सर उठाया था, जिससे वो घबराकर वो उसे टोक देना चाहती थी, मगर दूसरे ही पल इसने खुद पर काबू पा लिया। अब मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि तुम लोगों का जरा सा इंतजार ना कर सकूं। कुछ देर पहले की इंतजार की खौफ को इसने जैसे फरामोश कर दिया था। जब भी मुस्कुराकर बोली, जैसे आपकी मर्जी। इसने कंधे उचकाए और नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इसके अंदाज ने इसे एक बार फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले वो मजीद कुछ सोचती, ज़ीशान ने इसकी तरफ अपनी तरफ मुतवज्जा करके इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचती, ज़ीशान ने इसकी तवज्जा अपनी तरफ मबजूल करी और इससे बातें करने लगा। जिस बात ने इसे चौंकने पर मजबूर किया था, वो अगर इतनी ही होकर खत्म हो जाती तो शायद वो मजीद कुछ सोचती ही नहीं। तहरीम की बहुत सी बातें वक्त गुजरने के साथ साथ इसे शिद्दत से अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी।
वो जब से रुखसत होकर इस घर में आई थी, सिवाय बनने संवरने के इसे शायद कोई काम दिखाई नहीं देता था। ज़ीशान दुकान पर जाने के लिए सुबह उठ जाया करता था। शुरू के दिनों में इसे तहरीम को अपने साथ उठाने की कोशिश की, जो बिल्कुल बेसुध रही। इसलिए वो इसे उठाने की कोशिश मुलतवी करके पहले कैसे मामूल की तरह माँ के बनाए हुए नाश्ते से नाश्ता करके दुकान पर चला जाता। चूंकि तहरीम ने अभी तक किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, तो नाहिद ने ही जैसे तैसे करके बाकी के काम करती। जब 10-11 बजे के करीब तहरीम नींद से बेदार होती तो फ्रेश होकर वो किचन में घुसती और अपनी मर्जी का हल्का फुल्का नाश्ता करके वापस अपने कमरे में गुरूब हो जाती, जहां आधा दिन वो अपनी बहनों और दोस्तों के साथ फोन पर बातें करती। इससे फारिग होकर टीवी देखती, इससे भी उकता जाती तो दोबारा से सो जाती और फिर ज़ीशान के आने से जरा पहले उठती और अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती। नाहिद को तो जैसे इसने किसी गिनती में लिया ही नहीं था। इस घर में इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान से था। नाहिद कई दिन से चुपचाप इसके रंग ढंग और सबियतवार मुलाहिजा कर रही थी, जिन्हें देखकर कई बार इसके दिल में ख्याल उभरा था कि कहीं बहू के इंतखाब में इसने गलती तो नहीं कर दी, हसीन सूरत के लालच ने इसे मात तो नहीं दे दी। मगर जो भी था, ये तो तय था कि अगर हुस्न ने इसे मात दी तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था। मगर नाहिद इस तरह सर तस्लीम खम कर देने वालों में से हरगिज नहीं थी। तो अपनी चुप को तोड़कर वो आज इससे खुद बात करने की खातिर इसके कमरे में चली गई, जहाँ तरीम शायद अभी शावर लेकर बाहर आई थी। जब ये ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी जुल्फों को संवार रही थी, घने लंबे रेशमी बालों ने इसकी पुष्ट को छुपा रखा था। वो इसके नजदीक चली आई। शीशे में उभरते इसके अक्स को देखकर वो सीधी होती इसकी तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, आंटी आप यहाँ, सब खैरियत है ना? अंदाज की इस तरह की बात भी अनोखी थी। हाँ बेटा, सभी खैरियत है, बस मेरा दिल कर रहा था इसलिए तुम्हारे पास चली आई। इसको जवाब देती वो साइड में रखे सोफे पर बैठी तो खुद तहरीम भी कुछ महसूस करती ब्रश रखकर इसके सामने बेड पर बैठ गई। इस तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वो टोक देना चाहती हो कि जो बात करनी ही आई हो सीधी तरह कहूँ। अपने तासुरात को बिना छुपाए इसने हल्का सा मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। इसे कुछ ना बोलते देखकर नाहिद ने खुद ही से बात का आगाज कर दिया, मैं सोच रही थी कि आज तुमसे मीठा पकवा कर ये रस्म भी अदा कर दूं, ताकि अब तुम पूरी तरह अपने इस घर की जिम्मेदारी उठा सको। इसने कोई लगी लिपटी रखे बिना दो टोक बात कह दी, जो इसे नागवार गुजरी थी। जब भी वो आईब्रोज काकर बोली, मगर आंटी? मगर क्या? इसने फौरन पूछा तो मगर तहरीम ने कुछ सोचकर अपनी बाकी के लफ्जों को अपनी जबान तले ही दबा लिया। फिर बोली, तो बस इतना? ओके आंटी, आप चले, मैं आती हूँ। नाहिद के लिए इतना ही गनीमत था कि इसने बिना किसी एतराज के इसकी बात मान ली थी। वो इतने में ही खुश होती इन तमाम ख्यालात के परे झटक गई जो कब से इसे तंग किए दे रहे थे। जरा देर बाद तहरीम अपने कमरे से बाहर आई और किचन में चली गई। वो देखने की गर्ज से इसके पीछे आई तो उसने देखा तहरीम किचन को समेटकर सिंक के पास खड़ी गंदे बर्तनों को धो रही थी। आंखों के साथ साथ इसके दिल में भी ठंडक उतरी थी। काम करती तहरीम इसे हद से ज्यादा प्यारी लगी थी। इसकी तरफ से मुतमईन होती वो दोबारा से अपने कमरे में आ गई। ज़ीशान के आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। तहरीम बर्तन धो चुकी तो वो दोबारा से इसके पास किचन में चली आई और इसके साथ मिलकर इससे खीर पकवाई। जितनी देर वो इसके साथ रही मुसलसल चुप रही। सारे ही वक्त खुद नाहिद ही इससे बातें करती रही, जिसके जवाब में वो बस हूँ हाँ के सिवा और कुछ ना बोली। इसके इस अंदाज ने इसने कमगोई समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। सब काम हो चुका था। तहरीम अपने कमरे में जा चुकी थी। मगरिब की अजान हो चुकी थी। वो खुद भी नमाज की अदायगी की नियत से अपने कमरे में आ गई और अब फारिग बैठी ज़ीशान की आमद की मुंतजिर थी। मगर आज न जाने क्या वजह थी, मगरिब के बाद अब इशा भी हो चुकी थी मगर ज़ीशान की आमद अभी तक नहीं हुई थी। वक्त देखकर वो कुछ परेशान हो गई, क्योंकि ऐसा अभी कभी नहीं हुआ था। ज़ीशान हमेशा मगरिब के बाद घर आकर इसके सामने हाजिर हो जाया करता था, मगर अब वो आज अभी तक नहीं आया था। दिल में उठते वसवसों से घबरा कर इसने कमरे से बाहर आने का इरादा किया, मगर इससे पहले वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाती ज़ीशान इसके पास चला आया। इसे सामने देखकर इसके दिल को राहत नसीब हुई और वो सुकून की सांस भरती दोबारा से अपनी जगह पर आ बैठी। आज इतनी देर क्यों लगा दी ज़ीशान? जानते हो मैं किस कदर परेशान हो गई थी? इसके अंदाज में बेटे की मोहब्बत भरी थी, जिसे महसूस करने के बावजूद भी ज़ीशान खामोशी से इसके पास बैठा था। इसकी खामोशी इसी पर महसूस हुई थी जब इसने पूछा था, क्या बात है बेटा, इतने चुप क्यों हो? ज़ीशान ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और फिर दोबारा से सर झुकाकर बोला, अम्मी क्या आज आपने तहरीम से काम करवाया? हाँ, मैंने आज बेटे की रस्म करवाई इससे, ताकि अब वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह संभाल ले। इसके पूछने पर वो बिना समझे खुशी खुशी इसे बताने लगी, मगर ज़ीशान ने इसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी बात शुरू कर दी। अम्मी आप आइंदा तहरीम को किसी काम का मत कहिएगा, वो जिस कदर नाजुक है इसका अंदाजा
खुद आपको भी है, और फिर आज से पहले इसने अपने घर में कभी 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 नहीं काम किया, और आज जब यहाँ आ करना पड़ा तो शदीद थकावट के बायस इसे बुखार हो गया है। जब से आया हूँ तकलीफ के बायस इसे बस रोते ही देखा है। इसकी बात सुनकर वो दंग रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? एक जरा से बर्तन धोने और खीर पकाने में इसे बुखार चढ़ आया? हद दर्जा उचंबे से इसने इसकी तरफ इस्तेफामिया देखा था। जी, वो मुख्तसरन बोला था, मगर नाहिद को एकदम ही तासुस के साथ गुस्से ने अपनी लपेट में ले लिया। हद होती है ज़ीशान, क्या सोच कर तुम मेरे पास जवाब तलबी करने चले आए? वो जितनी भी नाजुक सही, मगर एक औरत होने के साथ साथ वो इस घर की बहू भी है। इसी नाते इस घर की तमाम जिम्मेदारी पूरी करना इसके फराइज में शामिल है। तुम्हारी जवान बीवी तुम्हें नाजुक लगती है, और बूढ़ी माँ जो काम करती है इसका तुम्हें कभी कोई ख्याल नहीं आया? जिशान ने कुछ कहने को लब खोले थे, मगर इसने इसे टोक दिया। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जिशान लब भींच कर रह गया। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, और जिस चाव से मैं तुम्हारी दुल्हन इस घर में लाई हूँ इससे तुम खूब अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे इस बदले रवैये पर, तुम्हारी बातों पर मैं किस तरह का रद्द अमल जाहिर करूं। क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी को किसी काम का ना कहा जाए और बूढ़ी माँ हर काम खुद ही करती रहे। मगर बेटा, अब इतनी हिम्मत नहीं रही है मुझ में। जो सोच कर मैं बहू लाई थी वो अगर पूरा नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को अगर मुझसे मसला है तो वो मेरे काम ना करे, कम से कम अपने और तुम्हारे काम तो खुद से करने की जिम्मेदारी उठाए। इसके अंदाज में दुख ही दुख नुमाया था। ऐसी बात नहीं है अम्मी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। जो बात आपने महसूस की है वो सब इतने दिनों से मैंने खुद भी महसूस किया है, मगर कुछ भी कहने से पहले मुझे बहुत कुछ बावर करवा दिया गया है। मैंने खैजी से बात को अधूरा छोड़कर इसने जरा देर के तवक्कुफ के बाद दोबारा कहना शुरू किया। तेरी मगर काम करना नहीं चाहती तो मैं ये भी नहीं चाहता कि इस उम्र में आप हमारे काम करें। इसे मैंने फैसला किया है कि घर के सभी कामों के लिए एक मुलाजमा का इंतजाम कर दूं। आज से पहले कभी इस घर में मुलाजमा ने काम किया है जो तुमने ये फैसला किया है? इसको इसके फैसले पर एतराज हुआ था। अम्मी, वक्त के साथ साथ तब्दीलियां तो आती ही हैं। इस मौके पर यह फैसला करना बहुत जरूरी है। और अम्मी, आप मेरी माँ हैं, आपसे मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरे फैसले को तस्लीम कर लेंगी, मेरी बात को मान लेगी। तहरीम तो हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल अजनबी जो अभी तक खुद को हमारा हिस्सा नहीं बना सकी। इससे मैं अभी कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, इसलिए आप ही अपने एतराज को खत्म कर दें। अपनी तरफ से बड़ी संजीदगी के साथ इसने बहुत गहरी बात कही थी, जिसने वक्ती तौर पर ही सही नाहिद के लबों को सी दिया था। इसको बिल्कुल खामोश देखकर जिशान जिस तरह आया था इसी तरह वापस उठकर चला गया। खुद से दूर जाते जिशान को देखकर बेबसी की शदीद एहसास ने इसकी आंखों को भिगो दिया। इस ख्याल ने बड़ी जोरों से इसके दिल को दहला दिया था कि इसने अपने बेटे को खो दिया। ये इसका वो जिशान हरगिज नहीं था जो हमेशा इसकी हर बात को मुकद्दम रखता था। ये तो कोई और ही था जिसने आज अपना फैसला सुनाकर इसके लब बंद करवा दिए थे। इसे एहसास हो रहा था कि बहुत परखने के बाद भी बहू के इंतखाब में इसे बुरी तरह मात हो चुकी थी। ये सांस दिल में जागा तो वो बेचैन सी होकर कमरे में टहलने लगी, मगर बेचैन थी जो खत्म होने के बजाय मुसलसल बढ़ती जा रही थी। मामूली सी बात पर तहरीन के इस रद्द अमल के बाद न जाने अब आगे और क्या कुछ होता बाकी था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी, मगर हद से ज्यादा फिक्रमंद भी थी। बहुत सोचने समझने के बाद इसने एक बार फिर तहरीन से बात करने का फैसला किया। इसी वजह से अगले रोज वो एक बार फिर बहू के पास जा पहुंची थी। तहरीन, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। वो मुतवज्जह सी इसके सामने आ बैठी। क्या तुम्हें मुझसे कोई मसला है? बड़ी संजीदगी से इसने इस्तफसार किया था। अरे नहीं आंटी, मुझे भला आपसे क्या मसला होगा? वो उल्टा इसी से सवाल कर गई। फिर भी मुझे ऐसा लगता है। वो अपनी बात को अधूरा छोड़कर जरा देर को चुप हुई, फिर बोली, मुझे भी तुमसे कोई मसला नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ तुम अच्छी बेटी और बहू की तरह अपने फराइज को पूरा करते हुए इस घर की जिम्मेदारी उठा लो। शुरू दिन से ही कही जाने वाली ही बात को इसने आज फिर दोहराया था, जिसे सुनकर तेरीन ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा, देखें आंटी, मैं काम करने की आदी नहीं हूँ। सच तो ये कि मेरे घर में मेरी माँ ने कभी हमसे कोई काम नहीं करवाया। हमने हमेशा लाड प्यार से ही जिंदगी गुजारी है। हमें हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि हम काम करने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए पैदा किए गए हैं। इसलिए अब आप मुझसे इस तरह नौकरों वाले काम करवाने का सोचे भी मत। वैसे भी जिशान ने मुलाजमा रखने का कह तो दिया है, इंशाल्लाह कल तक मुलाजमा भी आ जाएगी। इसलिए प्लीज आप इन सब बातों को यहीं खत्म कर दें। मुबालगा रही की सारी हदें पार करते हुए इसे बड़े फख्र से अपने फुहारपन का बताया था, जैसे सुनकर ना ही सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए इस खूबसूरत बेहस पत्थर से सर फोड़ने के बजाय वो बाहर चली आई और कुछ सोचकर चादर लपेटते घर से निकल आई। इस वक्त इसका रुख शकीला खाला के घर की तरफ था। 10 मिनट की वॉक के बाद वो शकीला खाला के घर
के बाहर खड़ी डोरबेल पर उंगली रख चुकी थी। पहले ही बेल पर इसके लिए दरवाजा खोल दिया था और अब वो बड़ी दुखी सी शकीला खाला के सामने खड़ी थी। खैरियत नाहिद, तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ? हमेशा की तरह गाल में पान दबाए भरी आवाज में उन्होंने इसके आने की वजह दरियाफ्त की थी। खैरियत का क्या पूछती हो खाला, मैं बड़ी ही परेशान हूँ, ठंडी आह भर के इसने जवाब दिया था। ऐसा क्या हो गया जिसने इतना परेशान कर दिया तुम्हें? उन्होंने एक बार फिर सवाल किया था। तहरीन की वजह से परेशान हूँ खाला, इसके मुतालिक आपसे बात करनी आई हूँ। अच्छा तो करो बात। वो शायद इसकी बात का मतलब समझ गई थी, तभी सीधी हो बैठी थी। तहरीन कैसी लड़की है? इसने बात का आगाज किया। क्यों इतने अरसे में क्या तुम अभी तक विषय जान नहीं सकी? खाला तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए एक बार फिर इससे जवाब तलब कर गई। क्या मतलब खाला? इसने नासमझी से इनकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, आपका अंदाज बता रहा है कि आप तेरीन को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। हाँ जानती हूँ, खाला ने इकरार किया। हाय खाला, जानने के बावजूद भी आपने मुझे कुछ ना बताया और जानबूझकर इस खाई में गिरने दिया। इसके अंदाज में हद दर्जा हैरत नुमाया थी। इसके सवाल पर खाला की मुस्कुराहट पल में गायब हुई थी। इन्हें शायद इसकी बात नागवार गुजरी थी, जब ये एकदम तेज लहजे में कहने लगी, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुम शायद उस वक्त को भूल गई हो जिस वक्त तुमने तहरीन को पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया था। तब पहले ही मरहले पर मैंने बहुतीरे इशारे किनायों में तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि इतनी जल्दी फैसला मत करो, कुछ वक्त समझने और परखने के लिए लो। मगर तुम तो इस वक्त तहरीन पर ऐसी फिदा थी कि अपनी समझ बूझ को भी गिरवी रख छोड़ा। तो फिर तुम अब भी दोष कैसे दे सकती हो? हाथ नचाकर कहते हुए उन्होंने जैसे इसे आईना दिखाया था। नाहिद बेगम, मैं हमेशा सच बात करती हूँ, चाहिए वो किसी को कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे। और सच तो ये है कि जब तहरीन के हुस्न के आगे औरत होकर तुमने घुटने टेक दिए थे, तो अगर आज बेटा भी वही सब कर रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हुस्न हमेशा नजाकत बरतता है, तो फिर तुम क्यों आज इसे मुशक्कत में झोंकना चाहती हो? नाहिद हैरत से मुंह खोले इनको देखे जा रही थी जब उन्होंने इसे टोक दिया। यूं इस कदर हैरत से मुझे मत देखो, जितना कुछ मैं तेरी हूँ घर वालों के मुतालिक जानती हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें हरगिज भी इनके घर ले जाना नहीं चाहती थी, मगर सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी। बड़ी अच्छी तरह से इन लोगों के हर वतीरे से वाकिफ हूँ मैं। तेरीन की बड़ी बहन के काम भी यही काम वाम करने का तो अपनी तौहीन समझती है। शोर को पूरी तरह काबू में करके ससुराल वालों को तिगनी का नाच नचवा रखा है और इस सब में इनकी माँ को इनकी तरफ से पूरी शे मिलती है, जिस पर इनका मजीद शेर हो जाना लाजमी बात है। तुमने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसके बावजूद भी मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ भी वही कुछ हो रहा होगा। खुदा की पनाह खाला, आप इतना कुछ जानती थी। काश आपने मुझे इशारों के बजाय खुलकर बताया होता तो मैं इसी वक्त अपने कदम पीछे हटा लेती, क्योंकि मुझे अपने घर में शोकेस की गुड़िया नहीं बहू की सूरत में बेटी चाहिए थी। इसने एक बार फिर गिला कर दिया। इस पर खाला एक बार फिर चमक कर बोली, फिर वही बात, तो मुझे हरगिज भी कोई दोष नहीं दे सकती। तेरीन को पसंद करते वक्त ये तुम्हारे अल्फाज थे कि तेरीन ही वो हीरा है जिसकी तुम्हें तलाश थी। इस वक्त तुम जैसे हवा के घोड़े पर सवार थी, आनन फानन फैसला किया और बिना कुछ जाने महीने के अंदर अंदर शादी भी करके बहू को घर ले गई। अब जो हीरा तुम चाव से घर लेकर गई थी, इसके नाज भी तुम ही उठाओ बस। भर सुखेड़े हाथ उठाकर उन्होंने एक बार फिर इसे झाड़ कर रख दिया था, तो वो मुंह लटका कर रह गई। खाला, मुझे हरगिज भी ये अंदाजा नहीं था कि एक मुतवस्सित तबके की लड़की होकर भी इनका ये हाल होंगे। तुम्हें जरूर अंदाजा हो जाना था बीबी, जो अगर तुम जरा भी अकल से काम लेती। मगर तुम्हें भी अब क्या कहूँ, शायद इसमें कसूर तुम्हारा भी नहीं है। ये तो दस्तूर ही चल पड़ा है कि हर किसी को हसीन सूरत की शक्ल तलाश होती है। बहुत दिल दुखता है मेरा जब हसीन सूरत के चक्कर में बेहतरीन से बेहतरीन सुगर लड़कियों को रद्द कर दिया जाता है। तुमने भी तो यही सब किया। कितनी अच्छी अच्छी गरस्ते लड़कियां दिखाई मैंने तुम्हें, मगर तुमने सभी को रद्द कर दिया। सच पूछो तो तब तुम्हारे इस अमल से तंग आकर जान छुड़ाने की खातिर मैं तुम्हें तहरीन के घर ले गई थी। उन्होंने संजीदगी से हकीकत बताई थी। वो बिल्कुल ही चुप थी जब उन्होंने दोबारा से कहा, तुम्हें तो चांद का टुकड़ा चाहिए था। अब जब टुकड़े के बजाय पूरा चांद तुम्हें मिल गया है तो इसे आसमान पर ही सजा रहने दो, क्योंकि कोशिश कर देखो मगर चांद ने किसी सूरत नीचे नहीं आना। झुकना तुम्हें ही पड़ेगा, इसलिए झुकी रहो वरना बेटे को पूरी तरह खो दोगी। उन्होंने बात को मुकम्मल करते हुए आखिर में एक बार फिर मुख्तसर लफ्जों में जिस बात की तरफ इशारा करके इसकी तवज्जो मबजूल करवाई थी, इस बार इसने इनके इशारे को बड़ी अच्छी तरह समझ लिया था। इसे शर्मिंदा सी चुपचाप वापस अपने घर चली आई। बेटे को खो देने का धड़का तो इसे कब से था, मगर जब से वो शकीला खाला से बात करके आई थी तब से इसकी कैफियत ही अलग थी।
यही वजह थी, इस दिन के बाद से इसने हालात से समझौता कर लेने का फैसला कर लिया था। जब इसे तेहरीन को इसके हाल पर छोड़ दिया था, खुद इसने हर एतराज को दिल में दबाए अपने लबों पर चुप लगा ली थी। ज़ीशान ने मुलाजमा का इंतजाम कर दिया था, जो दिन भर उनके घर में काम करती और रात में अपने घर चली जाती। तेहरीन का मामूल वही था, दिल करता तो इससे बात करती, वरना अपने आप में मस्त रहती। अलबत्ता नाहिद का मामूल पहले की निस्बत बदल गया था। मुलाजमा के आ जाने की वजह से इसे फरागत मैसर आ गई थी, मगर वो सारा वक्त फरागत गुजारने के बजाय किचन के काम में मुलाजमा के साथ मिलकर करती थी। आज की सुबह का आगाज भी मामूल की तरह हुआ था। ज़ीशान दुकान पर जा चुका था, मुलाजमा घर की सफाई में मसरूफ थी और वो खुद सहन में बैठी धूप सेंक रही थी। रोज के इस मामूल में हैरान कौन सी तब्दीली इस वक्त महसूस हुई जब ज़ीशान के जाने के आधे घंटे बाद तेरीन भी नींद से बेदार होकर बाहर चली आई। इसे इतनी जल्दी बेदार होते देखकर नाहिद को हद दर्जा हैरत हुई, मगर इसने मुंह से कुछ ना कहा, क्योंकि वो जानती थी तेरीन अपनी मर्जी की मालिक है, चाहेगी तो खुद बता देगी। इसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो सलाम करती इसके पास आ बैठी। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम, इसने जवाब दिया तो वो मतलाशी नजरों से इधर उधर देखती आई। आंटी, ये परवीन कहाँ है? वो मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। क्यों, इसका पूछ रही हो? क्या कोई काम था? इसने इस्तफसार किया। हाँ, थोड़ी देर तक मेरी बहनें आने वाली हैं, आप परवीन को कह दीजिएगा वो मेरे नाश्ते के साथ इनका नाश्ता भी तैयार करें, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। इसका मूड आज कुछ ज्यादा ही खुशगवार था, इसलिए तफसील से इसे जवाब देती। जिस तरह आई थी इसी तरह वापस अंदर चली आई। इसकी बहनों के आ जाने से परवीन का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, इसलिए कुछ झुंझलाई हुई दिखाई दे रही थी। जब तेरीम ने इसे लंच में भी एहतमाम करने का हुक्म सुना दिया तो वो रांची हुई नाहिद के पास चली आई। इसकी उतरी सूरत देखकर इसने इस्तफसार किया था। क्या बात है परवीन बेटा, कुछ गुस्से में दिखाई दे रही हो तुम? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गुस्से में आंटी जी। मुंह फुलाए वो इसी अंदाज में बोली थी। मगर हुआ क्या है? मुझे तेरीम बाजी पर गुस्सा है। खुद तो अपनी बहनों को लिए कमरा बंद किए बैठी हैं और हुक्म मुझ पर चला रही हैं। कभी कुछ फरमाइश तो कभी कुछ। अब लंच में एहतमाम करने का हुक्म सुना गई हैं। ज़ीशान भाई ने मुझे घर के काम के लिए कहा था, इस तरह के फालतू काम नहीं कहे थे। वो शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी, जब भी इतना गुस्सा कर रही थी, वरना तो वो एक अच्छी और खुश अखलाक लड़की थी, खुशदिली से सबके काम कर देने वाली। मगर आज शायद ज्यादा काम की वजह से इसका मूड ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, वो मेहमान है और मेहमानों के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। तुम परेशान मत हो, खाना बनवाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हालात ने नाहिद के लफ्जों में ही खुद इसकी जात में भी नरमी पड़ दी थी, जिसका वाज़ेह सबूत देते हुए इसने परवीन की मदद करने की हामी भरी। क्योंकि वो अपने हालात से खुश नहीं थी, मगर हर तरह बोल कर और समझा कर देख चुकी थी। इसके कुछ भी कहने से घर में तलखी सी फिजा कायम हो जाती थी, जिसकी सजा के तौर पर ज़ीशान इससे अखड़ जाता था। इसे ज़ीशान से बहुत सारी शिकायतें थी, जिनमें सबसे पहली शिकायत इसे ये थी कि वो माँ और बीवी के दरमियान तवाज़ुन नहीं रख पा रहा था और चाहता था कि माँ ही इन सब हालात से समझौता कर ले। इसीलिए वो समझौता करने पर मजबूर थी, क्योंकि वो अपने अकलौते बेटे को हरगिज भी खोना नहीं चाहती थी। नहीं, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? आज तो खुद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। परवीन की आवाज ने इसे ख्यालात की दुनिया से वापस खींचा था। तभी इसने बहुत सख्त आह भरी। अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, थोड़ी बहुत तो तुम्हारी मदद करवा ही दूंगी, इसने कहा और साथ ही चलने के लिए उठ खड़ी हुई। फिर मुलाजमा के साथ किचन में चली आई, जहां आकर दोनों ने तहरीम की फरमाइशी लिस्ट को तकमील तक पहुंचाने का आगाज कर दिया। अभी इन्हें काम करते हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि नाहिद अचानक ही चक्कर खाकर गिरी और बेहोश हो गई। इसको इस हालत में देखकर परवीन एकदम बुखला गई। इसने इसे उठाने की कोशिश की, मगर जब वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गई तो इसने तहरीम के कमरे का दरवाजा पीट डाला, जिस पर इसने नागवारी से दरवाजा खोलकर इसे डपटा। तुम्हें तो दस्तक देने की भी तमीज नहीं है परवीन। वो तहरीम बाजी, नाहिद आंटी किचन में बेहोश होकर गिर पड़ी हैं, आप देखें पता नहीं इनको क्या हुआ है। इसे परेशानी से अपनी हरकत की वजह बताई थी। इसकी बात सुनकर तहरीम की बहनें भी बाहर चली आईं। फिर इन सब ने मिलकर नाहिद को इसके कमरे तक पहुंचाया। तहरीम ने ज़ीशान को फोन करके नाहिद की हालत की इतला दी थी, जिसे सुनकर वो फौरन डॉक्टर को लिए घर आया था। बिना कोई सवाल जवाब किए वो डॉक्टर को लिए नाहिद के कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ वो सब भीड़ लगाए खड़ी थी। डॉक्टर को देखकर वो कमरे से निकल गई। तब डॉक्टर ने आगे बढ़कर बेहोश पड़ी नाहिद का चेकअप शुरू किया। परेशान से ज़ीशान माँ के बेड के करीब खड़ा देख रहा था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगाया और नुस्खा लिखकर ज़ीशान की तरफ बढ़ाते हुए खुद भी उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, अम्मी को क्या हुआ है? ज़ीशान के अंदाज से परेशानी और फिक्र नुमाया थी। परेशान होने की बात नहीं है ज़ीशान, इनका बीपी शूट कर गया है, इसीलिए इनकी ये हालत हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर तक इन्हें होश आ जाएगा। ताकत की कुछ दवाइयां मैंने लिख दी हैं,
तुम इन्हें खिला देना, इन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने बड़ी तफसील से नाहिद की तमाम हालत इसके गोश गुजार की थी, जिसे सुनकर इसने कहा, ओके डॉक्टर, और कोई परेशानी की बात नहीं है ना? नहीं, बस ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रही हैं, कोशिश करें इनका जहन सुकून में रहे। अपना सामान समेटते हुए इसने एक नसीहत की और इसके साथ बाहर चला आया। डॉक्टर को रुखसत करके वो खुद दोबारा से माँ के कमरे में चला आया, जहाँ वो अभी तक इसी हालत में पड़ी थी, जबकि परवीन इसकी पायंती पे बैठी इसके लिए पाँव दबा रही थी। वो करीब चला आया। अम्मी को क्या हुआ था? परवीन जो इस तरह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसने परवीन से सवाल किया था। मुझे तो नहीं पता जिशान भाई, आंटी मेरे साथ किचन में काम करा रही थी जब अचानक ये चक्कर खाकर गिर पड़ी। इसने डरते डरते बताया, तुम्हें कितनी बार मना किया है अम्मी से काम मत करवाया करो, इसके बावजूद भी तुम बाज नहीं आती। इसे एकदम ही गुस्सा आया था। मैंने अपनी खुशी से काम नहीं करवाया था भाई साहब। ये जो आज तेरीन बाजी की बहनें आई हुई थी, तो पहले इनके लिए नाश्ता बनाया, फिर तेरीन बाजी ने लंच में भी एहतमाम का ऑर्डर दे दिया। काम ज्यादा था, इसलिए आंटी ने कहा ये मेरी मदद कर देंगी, इसलिए ये किचन में आई थी। इसने लगे हाथों तेरीन की शिकायत भी लगा दी। माँ को इस हालत में देखकर वो वैसे ही फिक्रमंद था। अब परवीन से ये सब सुनकर वो एकदम ही गुस्सा होता लब भीग गया। शायद नाहिद की इस हालत ने इसे अपनी गलती और बेपरवाही का एहसास दिला दिया था। जब ही वो कुछ सोचकर गौसीले अंदाज में वहां से उठा और अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ तेरीन से आते देख इसकी तरफ बढ़ी। मैं अभी आप ही के पास आ रही थी, आंटी जी की तबीयत अब कैसी है? इसकी बहनें शायद मौके की नजाकत को समझते हुए जा चुकी थी। कमरे में इस वक्त सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। तेरीन, आज आपने मुझे बहुत ज्यादा मायूस किया है। जैसे भी हालात रहे, मैंने हमेशा अम्मी को समझाया, इनको समझौता करने पर मजबूर किया और आपको हमेशा टाइम दिया कि आप हम में नहीं है। अभी आपको हमें समझने में व मिलने को वक्त दरकार होगा, मगर आपने अभी तक ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। जब भी आज हालात इस नहज पर आ पहुंचे हैं कि आपके मेहमानों के लिए खाना भी मेरी माँ बना रही थी, इनकी उम्र का कुछ तो ख्याल कर लिया करें। तहरीन, काफी दिनों का भरा गुस्सा आज इसने एक साथ ही सारे का सारा इसके ऊपर उंडेल दिया था। वो एकदम बौखला कर रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं जीशान? मैंने आंटी को नहीं कहा था कि वो खाना बनाए, ये परवीन का काम है और मैंने इसे ही कहा था। इसने अपनी तरफ से सफाई पेश की थी, मगर वो इसी तरह बिगड़ कर बोला था, परवीन भी इंसान है, इसके लिए और काम क्या कम होते हैं जो आपने इसके ऊपर मजीद बोझ डाल दिया? आपकी बहनें आई थी, आपको चाहिए था कि आप खुद परवीन की मदद करती। आज इसके पास इसके हर सवाल का जवाब तैयार था। जब भी वो जवाब तलबी पर उतर आया था, मगर तेरीन को इसका अंदाज शदीद नागवार गुजरा था। आज से पहले कभी जिशान ने इससे इस तरह की बात नहीं की थी। वो मुकम्मल इसके काबू में रहा करता था, मगर आज इसकी गलती ने सब कुछ पल भर में बदल के रख दिया था। मगर तेरीन का शुमार इन लोगों में से था जो अपनी गलती जाने के बावजूद भी डिटाई से दूसरों को गलत करार दे दिया करती थी। तभी वो डिटाई से बोली, अगर मैं परवीन की मदद करवाने किचन में जा खड़ी होती तो मेरी बहनों को कंपनी कौन देता? और वैसे भी आपको मालूम है मैं इन कामों से शदीद एलर्जिक हूँ। इसके अंदाज से अजब नखुवत छलक रही थी, जिस पर जिशा ने एकदम तेज लहजे में कहा, अब बस कर दे तेरीन, कब तक घर की जिम्मेदारी से एलर्जिक रहेंगी आप? अब आपको वाकई अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाना चाहिए। नाहिद की हालत ने इसे कुछ ज्यादा ही डिप्रेस कर दिया था। नताइज की परवाह किए बिना वो वही सब कुछ बोल रहा था जो कभी नाहिद कहा करती थी, जिसको सुनकर तेरीन के लिए तो जैसे हद ही खत्म हो गई। इसे सदमा सा लग गया था। जिशान, ये आज आप किस अंदाज में किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे हरगिज भी ये सब पसंद नहीं है। इसने नागवारी का शदीद इजहार किया था, और जो आज आपने किया मुझे भी वो हरगिज पसंद नहीं है। इसी के इसी अंदाज में जवाब देकर इसे अकेला छोड़े वो कमरे से निकलकर दोबारा माँ के कमरे में आ गया। पीछे अकेली बेटी तेरीन कुछ देर तो जलसती खिलसती रही, फिर गुस्से से अपने चंद जोड़े बैग में डाले इसको बिना बताए ही अपने माँ के घर चली गई। नाहिद की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। तेरीन को इस तरह नाराज होकर गए 3 रोज हो चुके थे। नाहिद की तबीयत संभली तो जब चांद को इसकी गैर मौजूदगी का होश आया तो इसे तेरीन की याद सताने लगी, जिसके नतीजे में इसने इसे कॉल करने की कोशिश की, मगर इसकी हर कॉल के जवाब में तेरीन ने हर बार इसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसकी हरकत से इसकी शदीद नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी, जिसे महसूस करके गलती ना होने के बावजूद भी जिशान को इस सब मामले में अपना ही कसूर लगने लगा। यही वजह थी कि वो एकदम ही चुप और उदास दिखाई देने लगा था। नाहिद ने इस तरह इसे गुमसुम देखा तो इसके पास चली आई। क्या बात है बेटा, मुझे चुप दिखाई दे रहे हो? वो इसकी उदासी की वजह समझ तो चुकी थी, मगर फिर भी इसने कुछ जानने की चाह में इससे सवाल कर दिया, जिसके जवाब में वो बोला था, कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। वो इससे टाल रहा था। तेरीन की वजह से परेशान हूँ। वो माँ थी, बेटे की दिल की हालत समझ सकती थी। तभी इसके कंधे पर हाथ रखकर इस्तफसार किया,
जिशान ने लब बेच कर इसकी तरफ एक नजर देखा और फिर सर झुकाकर कहने लगा, जी अम्मी, वो इतनी नाराज है कि मेरा फोन तक नहीं उठा रही। नाहिद ने एकदम ही इसके कंधे से अपना हाथ वापस खींचा था। बेटे की इस दर्जा बेबसी ने इसे अफसोस में मुब्तला कर दिया था। इस दिन के सारे मामले से वो बाखबर हो चुकी थी और जानती थी कि जिशान ने कुछ गलत नहीं किया था, कसूर तहरीम का था और वही इससे नाराज होकर तकलीफ दे रही थी। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि वो अपनी गलती का एतराफ करके इसे माफी तलब कर लेती, मगर इतने अरसे में वो इसे बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी। वो कभी झुकना पसंद नहीं करेगी। ये सब सोचकर पल के लिए तो इसका दिल चाहा कि वो खुदगर्ज बन जाए और इसे इसकी माँ के घर ही रहने दे, मगर दूसरे पल ही बेटे की उदासी का सोचकर वो ठंडी आह भर करेगी थी। वो नाराज है जब इस तरह कर रही है, तुम खुद इसे जाकर ले आओ। इसके मशवरे पर जिशान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। मैं इसकी अम्मी के घर जाऊं? हाँ, वरना ऐसे तो वो कभी नहीं आएगी। तुम शोहर हो, इसको मनाओगे तो मान जाएगी। अपनी तरफ से इसे इजाजत देकर वो इसे वहीं छोड़कर खुद अपने कमरे में चली आई थी। जिशान ने कुछ देर इसी तरह बैठकर इसके दिए मशवरे पर सोचा और फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर गहरी सांस लेता अपनी जगह से उठा तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जिस वक्त वो तेरीम के घर पहुंचा, शाम अपने पर फैला चुकी थी। सबसे सलाम दुआ के बाद जब इसने सामना तेरीम से हुआ तो नाराजगी का इजहार करती मुंह फुलाकर सामने से हट गई, जिससे इसकी परेशानी मजीद बढ़ गई। वो इससे बात करना चाहता था, मगर इतने लोगों की मौजूदगी में वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जब भी तहम्मुल से बैठा अपने सास ससुर की बातों के जवाब में हूं हाँ किए जा रहा था। इसकी बेचैनी को वहां मौजूद सभी लोग महसूस कर रहे थे। जब भी इसकी सास ने इससे कहा, जिशान बेटा, अब तुम तहरीन से मिल लो, मगर आइंदा के लिए एहतियात करना, वो इस सबकी आदी नहीं है। हल्की सी नाराजगी से उन्होंने दब्बो लफ्जों में इसे जैसे वार्निंग दी थी। शायद तेरीन ने सारी बात इन्हें भी बता दी थी। जिशान को एकदम ही शर्मिंदगी ने आ घेरा। अजीब से एहसास लिए वो बिना कुछ बोले उठा। छोटी बहन सबा के हमरा तेरीन के कमरे तक चलाया, जहाँ इसे छोड़कर वो वापस होली। वो ऐसा से दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। इसे करीब आते देखकर तेरीन सीधी हो बैठी थी। कैसी हो? वो इसके करीब बैठा इसे इफ्तितार कर रहा था। आपको इससे मतलब? वो न रूठेपन से बोली थी। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे मतलब होगा? वो एक बार फिर पूछ रहा था। हाँ, इस दिन देख चुकी हूँ आपका मतलब। वो एकदम ही आंखों में आंसू भर लाई थी। यार, अब बस भी करो ना। इस जरा सी बात के लिए तुम इतनी ज्यादा सजा दे चुकी हो मुझे, इसके बावजूद भी बेरुखी बरत रही हो। क्या जरा सी बात आपके लिए होगी वो जरा सी बात, मगर मेरे लिए वो जरा सी बात नहीं थी। बिला वजह ही आपने मुझे इतना डांट दिया, इस कदर चिल्लाए मुझ पर। ऐसे तो कभी मेरे पापा ने मुझे नहीं डांटा। और आपने तो वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी थी। इसके मोतियों की तरह बहते आंसुओं को देखकर जिशान एकदम ही बौखला गया था। जब भी इसके दोनों हाथ को अपने हाथों में लिए माजरत ख्वाह अंदाज में बोला था, तेरीन प्लीज तुम रोना बंद करो। इस दिन जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ। आई स्वेयर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। अम्मी की अचानक खराब हो जाने वाली तबीयत ने मुझे इस कदर डिप्रेस कर दिया था कि मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। अच्छा देखो, तुम रोना बंद करो। मैं इस दिन के अपने तमाम अल्फाज वापस लेता हूँ। आई एम सॉरी। आखिर मैंने इससे अपने रवैये की माफी मांग ली थी, मगर फिर भी इसका रोना बंद नहीं हुआ था। प्लीज तेरीन, मैं सॉरी कर तो रहा हूँ। इसके आंसू इसे तकलीफ पहुंचा रहे थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह इसका रोना बंद कर दे। प्लीज। बड़ी नरमी से इसने इसकी तरफ देखा था, मगर वो कुछ नहीं बोली थी। अलबत्ता आंसू रवानी में पहले की निस्बत अब कमी वाकया हुई थी। अच्छा बताओ, कैसे माफी मिलेगी? इसने सामिया अंदाज में इसकी तरफ देखा था। तेरीन ने इस बार सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो फौरन बोला, हाँ बताओ। दो शर्तों पर माफी मिलेगी। अपनी चुप तोड़ते हुए सूसू करते हुए इसने नाज से भरे अंदाज में कहा था। दो लोग एक शर्त रखते हैं, तुमने डायरेक्ट दो रख दी। नहीं कबूल तो वापस चले जाएं। वो फौरन ही नाक चढ़ाकर बोली थी, अरे नहीं नहीं, तुम्हारी हर शर्त कबूल है, तुम कहो तो सही। वो इसके कहने का मुंतजिर था जब इसने उंगली उठाकर कहा, वादा करें आइंदा कभी मुझसे इस दिन जैसे अंदाज में बात नहीं करेंगे और ना ही कभी मुझे डांटेंगे। अपनी पहली शर्त बताकर इसने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। ओके, पक्का वादा, आइंदा कभी नहीं डांटूंगा। तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त ये है कि हनीमून ट्रिप के लिए मुझे शुमाली इलाका जात लेकर जाएंगे। इसकी दूसरी शर्त सामने आई तो जिशान ने एकदम ही सोच में पड़ गया। तेरीन के हमरा हनीमून पर वो खुद भी जाना चाहता था, मगर सिर्फ माँ की वजह से अब तक वो अपने प्रोग्राम को मुलतवी करता रहा था। मगर अब तेरीन की शर्त की सूरत में ये बात सामने आई तो नाहिद ही के ख्याल से इसे फौरी तौर पर हाँ करने में दिक्कत महसूस हुई। इसकी चुप को महसूस करके तहरीम ने कहा, क्या हुआ? क्या बहुत मुश्किल शर्त रख दी? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। तो फिर इसने फौरन ही अगला सवाल कर दिया था, जिसके जवाब में इसने कहा, हनीमून के लिए तो मैंने भी सोचा था तेरी, मगर फिर अम्मी के अकेले होने का सोच कर
मैंने हर बार अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अपनी मुश्किल बयान की, जिसे सुनकर वो पहले से नाराज होती बोली, मुझे कुछ नहीं पता, हम हनीमून पर जा रहे हैं और बस। रही आंटी, तो इनके लिए आप परवीन को कहिएगा वो 1 हफ्ते के लिए रात दिन आंटी के साथ रह जाएगी। इतने दिन के लिए आप इसे डबल तनख्वाह दे दीजिएगा, वो राजी हो जाएगी। इसने चुटकियों में जिससे सारे मसले को हल कर दिया। और अगर अम्मी ना मानी तो ऐसा खदशा जाहिर किया, इनको मनाना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा फौरन ही जवाब दिया था। निशान ने कुछ देर सोचती निगाहों से इसकी तरफ देखा, फिर किसी फैसले पर पहुंचकर गहरी सांस लेकर, ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगा। ये हुई ना बात। तेरीम फौरन मुस्कुराकर बोली थी। इसे मुस्कुराते देखकर जीशान ने सुकून की सांस ली। मुस्कुराते हुए इतनी अच्छी लगती हो, खामख्वाह रोकर अपना खून जलाया। वो इसे प्यार से देखते हुए बोला, हाँ तो आपकी वजह से खून जला है, हाँ तो आपकी वजह से खून जला है मेरा, वरना मैं कब किसी को गिनती में लाती हूँ। इसे नाक चढ़ाकर कहा तो इसके अंदाज पर जीशान ने एकदम ही कहका लगाकर हंस दिया, तो खुद तेरीम भी मुस्कुरा दी। इनकी मुश्तरका हंसी इस बात की गवाही थी कि नाराजगी के बादल छुट चुके थे और सुलह का झंडा फिर से लहरा रहा था। बीवी को खुश करने की खातिर इसने माँ से बात करने की हामी भर तो ली थी, मगर अब वो मुसलसल सोच में डूबा हुआ था कि किस तरह माँ से बात करे। इसी सोच में इसने पूरा एक दिन गुजार दिया। जब तेरीम ने इसे इससे बात करने के लिए फिर से उकसाया तो आखिरकार माँ से सामने जा पहुंचा। अम्मी, मुझे आपसे पहले एक बात करनी है। वो जो सोने की तैयारी कर रही थी, इसे सामने देखकर उठ बैठी। हाँ कहो बेटा। अम्मी, हम, मेरा मतलब है मैं और तेरीम हनीमून ट्रिप पर जाना चाहते हैं। इसने रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल कर दी थी। वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर लोगों के जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। रिशान, बीमारी की हालत में मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। इसका लहजा खासा संजीदा था। इसी ख्याल से मैं अपने इरादे को मुलतवी करता रहा हूँ। मगर अब परवीन होगी ना, मैं इसे कहूंगा वो कुछ दिन फुल टाइम यहाँ आपके पास गुजारे। इसके अलावा मैं चचा लोगों से भी कहूंगा, वो आपकी खबर लेते आते रहेंगे। जीशान, किसी दूसरे की मौजूदगी मुझे वो सुकून नहीं दे सकती जो तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून देती है। तुम मेरे बेटे हो, बीवी के साथ मेरा भी ख्याल रखो। इसके अंदाज में नाराजगी झलकी थी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा है, इसके बावजूद भी आप ऐसी बात कर रही हैं। सिर्फ चंद दिन की बात तो है, इसके बावजूद भी आप इजाजत नहीं दे रही हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आपको खुश रखने की कोशिश करता हूं तो तेरीम का मुंह बन जाता है, तेरीम को खुश करने की कोशिश करता हूं तो आप नाराज हो जाती हैं। आप लोगों के दरमियान में तो मैं चकरा कर रह गया हूँ अम्मी। ना आप समझौता करने के लिए तैयार हैं ना वो। मुझे बताएं मैं क्या करूं। इसके लहजे में तेजी दराई थी। जब से मेरी शादी हुई है आप ना खुश ही दिखाई देती हैं अम्मी, ऐसा क्यों है? अपने सभी एतराज खत्म कर दें अम्मी मेरी खातिर। इसकी इतनी सारी बातों के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय ना ही टुकर टुकर इसे देखे जा रही थी कि बेटे की नजर में वो कसूरवार थी, वो इनकी खुशियों की राह में रुकावट थी। अजीब तरह का दुख इसके अंदर सरैयत करने लगा था। इसकी खामोशी महसूस करके जीशान फिर से बोला था, खैर इन बातों ने तो हमेशा या शायद यूं ही रहना है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, परसों हम हनीमून के लिए निकल जाएंगे। शायद नहीं, यकीनन वो इससे इजाजत तलब नहीं कर रहा था, वो इसे अपना फैसला सुना रहा था और अब से इसे फैसला ही सुनाना था और इसे फैसला सुनना था, वो भी चुपचाप, क्योंकि एक गलत फैसला जो वो कर चुकी थी इसका खमियाजा इसे सारी जिंदगी भुगतना था। निशान अपनी बात मुकम्मल करके कब का जा चुका था, मगर वो साकित सी बेटी अपने इर्द गिर्द उड़ती ख्वाहिशों की इन बेरंग तितलियों को देखे जा रही थी, जिनको कभी अपनी ख्वाहिशों के ढेरों खूबसूरत रंग देकर इसने उड़ाया था, जो अपनी उड़ान आज भी भर रही थी, मगर बगैर किसी सिमत के, क्योंकि ख्वाहिशों के हसीन रंग अपने सभी रंगों को खोकर बेरंग हो चुके थे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि नॉवलेट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नॉवलेट आप लोगों को पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको नॉवेल कैसा लगा।